स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हिस्ट्रियोप्सिस। हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइनोकुलर सिंगल विजन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस और एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हिस्ट्रियोप्सिस। फिजियोलॉजी ऑफ हिस्ट्रियोप्सिस का क्या मतलब है कि हिस्ट्रियोप्सिस की फंक्शनिंग, हिस्ट्रियोप्सिस किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हिस्ट्रियोप्सिस क्या होती है। हिस्ट्रियोप्सिस आपकी एबिलिटी है कि आप जो है डेप्थ को और 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको क्या कर सकें, परसीव कर सकें। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्रियोप्सिस बोलते हैं। और हिस्ट्रियोप्सिस बेस्ड करती है स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस पे। मीन टू से कि इमेज लाइक इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक आई भी आपकी एक इमेज देख रही है, दूसरी आई भी एक इमेज देख रही है। ठीक है, लेकिन उन दोनों इमेजेस के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस, जिसको क्या कहते हैं? बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। मीन टू से दैट कि एक आई पे इमेज जो है, अगर आप दोनों आंख से देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप अपनी फिंगर लें और अपने फेस के सामने रख दें। ठीक है, रख दी। अब एक आंख को बंद कर लें, लेफ्ट आई को। ठीक है, बंद कर दी, इमेज आपको दिखाई दे रही है फिंगर की। लेकिन अब आप लेफ्ट आई को खोल के और राइट आई को बंद कर दें, कर दी, तो आपको नज़र आएगा कि जैसे फिंगर मूव कर गई है, लेकिन वो बच्चों मूव नहीं करती। एक्चुअली वो स्लाइट डिफरेंस होता है इमेजेस के दरमियान दोनों आइज़ में। लाइक अगर हम दोनों आइज से देख रहे हैं खोल के दोनों आंखें, तो आपको इमेज ऐसे सेंटर में दिखाई दे रही है फिंगर की। शाबा मेरे बच्चों, सब अपनी दोनों आंखें खोल के इस फिंगर की इमेज को देखो, फिर अपनी लेफ़्ट आई को बंद करके इमेज को देखो, राइट आई को ओपन करके इस इमेज को देखो, फिर क्या करो कि लेफ़्ट आई को आप ओपन कर दो और राइट आई को बंद कर दो। तो आपको ऐसे लगेगा कि फिंगर जो है जैसे राइट साइड पे थोड़ी मूव कर गई है जब आप राइट आई को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो ये फिंगर है ये मौजूद तो एक ही स्टैटिक पॉइंट पे है, लेकिन इसकी जो इमेजिंग है वो दोनों आइज़ में स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन पे हो रही है, जिस डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। फिंगर वही ऑब्जेक्ट है, इमेज उसी फिंगर की बन रही है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन पे बन रही है रेटिना की ऊपर। ठीक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, यानी कि एक आई में इमेज किसी एक पॉइंट पे बन रही है, दूसरी आई में किसी और पॉइंट पे बन रही है। तो स्लाइटली डिफरेंस जो है वो इमेज में आ रहा है, जिसको बाइनोकुलर डिस्पैरिटी बोलते हैं। तो स्टीरियोप्सिस इस बाइनोकुलर डिस्पैरिटी की वजह से होती है। ठीक है, जो कि हमें एक्यूरेटली जो डिस्टेंस है उसको जज करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टीरियोप्सिस सिंपल अगर आप लोगों से पूछे कि क्या होती है, तो ये 3D विजन होती है, जिसमें आप डेप्थ परसेप्शन को परसीव करते हैं। ये बेस्ड करती है रेटिनल डिस्पैरिटी पे, और रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस परसीव्ड और सीन बाय ईच आई। ओके हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब आप लोग कहेंगे कि डेप्थ क्या होती है? डेप्थ ये होती है कि आप परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस करें। लाइक एक ऑब्जेक्ट मौजूद है स्पेस में, उसका कितना डिस्टेंस है आपसे और उसका कितना डिस्टेंस है दूसरे ऑब्जेक्ट से। उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस और उन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपसे कितना है उसको कहते हैं डेप्थ। ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि 3D विज़न क्या होता है? तो 3D विज़न आपकी एबिलिटी है कि आप परसीव करें डेप्थ को। ठीक है, वही जो डिस्टेंस है, जो स्पाशियल रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको परसीव करने को 3D विज़न कहते हैं। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि आप वर्ल्ड को देखें विद अ सेंस ऑफ डेप्थ रादर देन एज अ फ्लैट इमेज। ठीक है, आपको जो इमेज नज़र आती है वो फ्लैट नहीं नज़र आती, वो सेंस ऑफ डेप्थ के साथ नज़र आती है। आपको पूरी उसकी डेप्थ शो हो रही होती है कि डिस्टेंस कितना है और उसकी हाइट कितनी है, वो स्पेस में कहाँ पे मौजूद है। तो 3 डायमेंशनल विजन हम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये आपको अचीव कब होगी? बाइनोकुलर विजन में अचीव होती है, जब दोनों आईज जो है साथ में काम कर रही होती हैं और डेप्थ परसेप्शन दे रही होती हैं। हमें ये पता चल गया कि जो ईच आई है वो स्लाइटली डिफरेंट इमेज देखती है। वो किस तरह से? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो दोनों आइज़ होती हैं वो 6 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, मतलब उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस मौजूद है। इसलिए वो
डिफरेंट एंगल से जो है सेम ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको कैप्चर करते हैं। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से कर लिए। फेस के आगे जो है फिंगर रख दें, एक आई को क्लोज करें, देखें इमेज की पोजीशन किसी और जगह पे होगी, दूसरी आई को क्लोज करेंगे तो दूसरी जगह पे होगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों आई जो है 6 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे मौजूद होती हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस मौजूद होता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट की इमेज को डिफरेंट एंगल से कैप्चर कर देती हैं। और फिर ब्रेन क्या करते हैं, उन दो इमेजेस को प्रोसेस कर लेता है। विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर आप लोगों को पता है ब्रेन क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है दो स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस को एक इमेज में। ठीक है, जो ये डिफरेंस मौजूद होता है दो इमेजेस में, इसको क्या कहते हैं? बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। और यही बाइनोकुलर डिस्पैरिटी हेल्प करती है ब्रेन की कि वो जज करे डेप्थ को। ठीक है, बाइनोकुलर डिस्पैरिटी कोई आपसे पूछे किसको कहते हैं, तो जो दो इमेज के दरमियान में डिफरेंस होता है उसको कहते हैं बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। अगर वो होगी तभी तो स्टीरियोप्सिस होगा। ठीक है, फिर हमारे पास डेप्थ परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है स्मॉल डिफरेंस को दो इमेजेस के दरमियान में कि जो दोनों इमेजेस हैं वो एक दूसरे से कितना फार और कितना क्लोज मौजूद हैं। ठीक है, तो इस वजह से डेप्थ परसेप्शन क्रिएट हो गई। हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं डिफरेंट किस्म की 3D विजन की। अगर हम लें एक्शन में अगर हम मौजूद हैं, लाइक कोई बंदा बॉल को कैच करता है तो आप उसकी स्पीड को और डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बंदा अगर ड्राइविंग कर रहा है तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो दूसरी जो व्हीकल है उससे कितनी दूर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फिर हम लोग नेचुरली उसका डिस्टेंस जो है अपने से फील कर सकते हैं कि वो बंदा हमसे कितने दूर फासले पे जो है वॉक कर रहा है। तो ये जो 3D मूवीज़ होती हैं और जो वर्चुअल रियलिटी वगैरह होती है उसमें क्या होता है, स्पेशल ग्लासेस और स्क्रीन शो जो है वो डिफरेंट इमेजेस दिखाता है ईच आई को, जिससे हम क्या करते हैं डेप्थ का इफ़ेक्ट जो है वो मूवीज़ जो हैं दे रही होती हैं। अच्छा, क्या होता है अगर किसी बंदे में डेप्थ जो परसेप्शन है, सॉरी जो 3D विजन है वो ना हो तो फिर क्या होगा? लाइक मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को, कुछ पेशेंट्स इस तरह से होते हैं लाइक स्ट्रैबिस्मस के हो गए, एम्ब्लियोपिया के हो गए, उनमें विजन लॉस हुई हुई होती है तो उनमें 3D विजन भी या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी या फिर रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो वो रिलाई करते हैं मोनोकुलर डेप्थ क्यूज पे लाइक साइज, शेडोज़ और पर्सपेक्टिव वगैरह पे। तो जो टास्क हैं लाइक कैचिंग अ बॉल, ड्राइविंग और पानी जो है गिलास में डालना पीने के लिए, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो 3D विज़न होना इतना ज़रूरी है। तो जिन लोगों में 3D विज़न नहीं होता तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लाइक वो ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे, वो बॉल कैच नहीं कर सकेंगे, मतलब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सक रहे। इसके अलावा एवरीडे जो एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो स्टीरियोप्सिस 3D विजन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया, फिर हमारे पास अब टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी तमाम पॉइंट्स जो कि स्पेस में मौजूद होते हैं और वो एक पूरा क्या बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। अब उस सर्कल में मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं स्पेस में वो आपके कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि उस पर इमेजेस बनाएंगे। उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, होरोप्टर। ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद होते हैं और वो डिफरेंट पॉइंट्स से मुराद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ना, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स को क्या कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, जिसको हम होरोप्टर बोलते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स मैंने कल भी बताया था कि सेम रेटिनल एरियाज, लाइक एक आई का जो रेटिनल एरिया है दूसरे आई का जो रेटिनल एरिया है उसको बोल रहे हैं, जो कि सेम हो। सेम का मतलब ये नहीं है कि एक आई का नेज़ल और दूसरी आई का भी नेज़ल हो गया, एक आई का टेम्पोरल दूसरी आई का भी टेम्पोरल हो गया। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता। सेम का मतलब ये होता है कि एक आई का नेज़ल दूसरे आई का टेम्पोरल, लेकिन सेम इन द केस कि वो अपना जो सिग्नल है वो ब्रेन के सेम पार्ट में जो है ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स। बिकॉज कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि उसकी विजुअल डायरेक्शन कॉमन होती है, सेम होती है, इसलिए हम उनको कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कोरेस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो आप लोग कहोगे कि रेटिना आई के अंदर ईच रेटिना में मौजूद वो पॉइंट्स जो सेम या फिर कॉमन विजुअल डायरेक्शन को क्या करें, हो उनकी। फिर से बता देती हूँ, कहो कि ईच आई का जो रेटिना है
दोनों अगर सेम विजुअल डायरेक्शन है दोनों की तो वो कोरिस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स हो गए, लाइक फोविया ऑफ द वन आई एंड द फोविया ऑफ द अनदर आई, नेजल एरिया ऑफ द राइट आई एंड द टेम्पोरल एरिया ऑफ द लेफ्ट आई, ऑल आर corresponding retinal points because they have common or same visual direction. ओके हो गया। फिर पेनम्स स्पेस क्या हो गया, होरोप्टर की तो समझ आ गई ना। कह रहे हैं कि स्पेस के अंदर एक इमेजिनरी सर्कल मौजूद होता है जिस पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके रेटिना के अंदर स्पेसिफिक कोरिस्पॉन्डिंग रेटिनल पॉइंट्स को क्या कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर इमेज बना रहे होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, होरोप्टर। वो उस स्पेस में मौजूद उन तमाम पॉइंट्स को जो कि आपके रेटिनल एरियाज़ को वो स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं होरोप्टर। अब होरोप्टर के आगे और होरोप्टर के पीछे एक नैरो बैंड एरिया है, ठीक है, और उस एरिया को क्या कहते हैं, पेनम एरिया। ये टॉलरेबल एरिया होता है जिसमें स्लाइट रेटिनल डिस्पैरिटी होने के बावजूद आपको जो इमेज है वो सिंगल दिखाई देती है और क्या होता है कि डिप्लोपिया नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन है वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, वो क्या करता है कि जो स्मॉल रेटिनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, स्लाइट रेटिनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, उसको क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट डबल दिखाई देने के बजाय सिंगल दिखाई देता है। तो ये MCQs में अक्सर आ जाता है कि जो पेनम स्पेस है वो टॉलरेबल स्पेस है जिसमें स्लाइट डिस्पैरिटी मौजूद होती है रेटिनल एलिमेंट्स में, लेकिन स्टिल आपको जो है इमेज डबल दिखाई देगी या सिंगल, तो आप लोग कहोगे सिंगल। यहाँ पर जो है ये इमेज आ गई है एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पॉन्डेंस की। होनी तो कल डिस्कस चाहिए थी, इसको कल डिस्कस करना चाहिए था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि नीचे ये भी मौजूद होगी। तो इसमें क्या होता है बता देती हूँ। एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पॉन्डेंस मैंने आप लोग को बताया था, एक आई में स्क्विंट होता है, दूसरी आई ठीक होती है, जिसकी वजह से एक आई में फोविया के ऊपर जो है वो इमेज बन जाती है और दूसरी आई में जो है स्लाइटली नेजल या टेम्पोरली टू द फोविया इमेज जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है और स्टिल आपको जो है सिंगल इमेज दिखाई दे रही होती है एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पॉन्डेंस में। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से क्या कह रहे हैं, पेनम एरिया तो पूरा ऐसे डिस्कस करेंगे ना कि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके हो गया। पेनम एरिया के बारे में बता रहे हैं कि इज द रेटिनल एरिया surrounding one corresponding retinal point within which disparity of correspondence may occur whilst maintaining binocular single vision। कहते हैं कि पेनम्स एरिया वो एरिया है जो कि होरोप्टर के आगे पीछे मौजूद होता है। ये स्लाइटली डिस्परेट रेटिनल एलिमेंट्स या पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है, लेकिन इसके बावजूद आपको जो है बाइनोकुलर सिंगल विजन मिलती है। वो क्यों, क्योंकि ब्रेन उसको एडजस्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है उस स्लाइटली डिस्पैरिटी को। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जो बाइनोकुलर सिंगल विजन है उसमें ये नहीं होता कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कोरेस्पॉन्डेंस हो। ये हो सकता है कि आपके पास पॉइंट टू एरिया रिलेशनशिप भी मौजूद हो। पेनम्स एरिया को ये लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि पेनम्स एरिया में अगर स्लाइटली डिस्परेट रेटिनल एलिमेंट्स हैं फिर तो हमें डबल दिखाई देना चाहिए था ना, सिंगल क्यों नहीं दिखाई दे रहा ना, सॉरी डबल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सिंगल क्यों दिखाई दे रहा है। तो फिर उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कोरेस्पॉन्डेंस ज़रूरी नहीं है कि हर बार फोविया टू फोविया और नेजल टू टेम्पोरल और टेम्पोरल टू नेजल ही होती इसी तरह से है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस मौजूद होता है। यानी कि एक आई के ऊपर फोविया में हो गया और दूसरी में स्लाइटली किसी और एरिया में हो गया, यानी कि पॉइंट टू एरिया रिलेशनशिप भी मौजूद हो सकता है। आपके पास नेज़ल एरिया है, ठीक है, उसके एक पॉइंट पे मौजूद है स्टिमुलेशन या इमेज, और टेम्पोरल एरिया में भी उसी पॉइंट पे मौजूद है, तो फिर तो ठीक है, आपके पास हो रहा है सारा कुछ ठीक। लेकिन अगर नेज़ल एरिया के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मौजूद है आपके पास स्टिमुलेशन या इमेज, तो दूसरी आई की जो टेम्पोरल है उसमें उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि हो पूरा टेम्पोरल एरिया ना, तो उसमें कहीं पे भी हो सकती है स्टिमुलेशन या इमेज फॉर्मेशन। तो इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेनम एरिया है उसमें सिंगल विजन इसलिए दी जा रही होती है कि उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। तो हमारे पास बाइनोकुलर विजन में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होती, पॉइंट टू एरिया रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें जो इमेज है वो सिंगल दिखाई देती है।
फिर अभी बता रहे हैं फोविया और पेरिफेरल रेटिना के बारे में, ठीक है, कि फोविया में जो इमेज डिस्पैरिटी है वो कितनी होती है और जो पेरिफेरी में इमेज डिस्पैरिटी है वो कितनी बर्दाश्त की जा सकती है। आपके पास एक सेंट्रल एरिया आ गया जिसको फोविया कहते हैं। अब सेंटर से पेरिफेरी में जब आप जाते हैं तो उसको पेरिफेरल रेटिना एरिया बोलते हैं, या फिर वहाँ पर जो विजन आपको मिलती है उसको पेरिफेरल विजन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन में कि जो फोविया है, फोवियल इमेज डिस्पैरिटी जो है, दैट परमिट्स फ्यूजन इज स्मॉल, यानी जो फोविया है वो बहुत स्मॉल जो इमेज डिस्पैरिटी है उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है और फिर फ्यूजन करवा देता है। यानी कि फोविया में अगर आपके पास बहुत कम छोटी सी स्मॉल सी डिस्पैरिटी हो गई है तो फिर तो फोविया क्या है, उसको बर्दाश्त कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा और फ्यूजन करवा लेगा। लेकिन अगर फोविया में थोड़ी सी भी ज़्यादा डिस्पैरिटी इमेज में आ जाए तो फोविया उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यही वजह है कि सेंटर में आपको डिप्लोपिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरी, ठीक है। फोविया क्योंकि हमें पता है शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर स्मॉल डिस्पैरिटी को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर फ्यूजन नहीं होती इमेज की, ऑब्जेक्ट की या फिर इमेजेस की दो, और हमें सिंगल विजन नहीं दिखाई देती और वो ऑब्जेक्ट जो है डबल दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूव करके जा रहे हैं तो वहाँ पर पेरिफेरी में पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पावर नहीं कह सकते ज़्यादा होती है, वो हम कह सकते हैं कि जो पेरिफेरी में इमेज डिस्पैरिटी को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जब फोविया से पेरिफेरी में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लार्ज जो डिस्पैरिटी होती है ना वो भी वो टॉलरेट कर लेता है, ब्रेन उसको सिंगल ही दिखाएगा, ठीक हो गया। फिर पैनम्स एरिया के बारे में बता रहे हैं कि जो फिक्सेशन पॉइंट है वहाँ पर वो बहुत नैरो होता है, यानी कि फोविया के पॉइंट पे जो पैनम एरिया होता है, जो टॉलरेबल एरिया होता है वो बहुत नैरो होता है। इसी वजह से तो फोविया ज़्यादा इमेज डिस्पैरिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जबकि यही पैनम एरिया जो है अगर पेरिफेरल रेटिना यानी कि पेरिफेरी साइड पे जाएंगे तो ज़्यादा वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा रेटिनल डिस्पैरिटी या फिर इमेज डिस्पैरिटी हो उसको भी ब्रेन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टॉलरेबल एरिया ज़्यादा है। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बर्दाश्त कम होती है। तो जिनमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है वो तो हर किस्म के एनवायरनमेंट में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म की सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनमें बर्दाश्त नहीं होती वो तो बेचारे लुढ़कते ही रहते हैं हर किधर। तो यही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि बर्दाश्त की सारी बात है, पर जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जीत गया और जिसने बर्दाश्त नहीं किया तो बस फिर नुकसान तो उसी का हो गया ना। तो ये फोविया बेचारे का भी वही किस्सा है कि उसके सेंटर में तो पैनम्स एरिया जो टॉलरेबल एरिया वही कम है, तो अब वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहा तो ज़ाहिरी बात है नुकसान उसी का हो गया ना, उसको डबल दिखाई देगा, डबल दिखाई देगा तो बस ना खराबी आ गई, अब वो रिलैक्स रह ही नहीं सकेगा, दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसकी ज़िंदगी का क्या मज़ा रहा, ठीक है। दूसरी साइड पे पेरिफेरल रेटिनल एरिया है, उसमें पैनम्स एरिया और जो टॉलरेंस है, जो बर्दाश्त है वो इतनी ज़्यादा है कि चाहे उसको कोई कुछ भी कह दे, चाहे उसमें बहुत ज़्यादा हाई डिस्पैरिटी भी आ जाए, फिर भी वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, तो सुकून में रहता है और उसको एक सिंगल इमेज ही दिखाई देती है। तो ये सारा इसमें बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हॉरिजेंटल एरिया आई के अंदर की बात करें, ज़रा इमेजिनेशन में लाया करो जब ये सारा पढ़ रहे होते हो। आई में जो हॉरिजेंटल एरिया है, रेटिना ऐसे हॉरिजेंटल फॉर्म में सारा पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो फोविया है और एक पेरिफेरल एरिया है। ये सारा क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें पैनम्स एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, कि पैनम्स एरिया होती क्या चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है पैनम्स एरिया, ओके। तो अब हॉरिजेंटल एरिया में दो एरियाज आ गए, एक फोविया आ गया और एक पेरिफेरी आ गया। फोविया जो है वो बहुत कम टॉलरेंस शो करता है, जो कि 6 to 10 मिनट्स है, ठीक है। अगर 6 से 10 मिनट ऑफ आर्क तक उसमें डिस्पैरिटी हो तो वो तो आपको सिंगल दिखाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा की हो गई डिस्पैरिटी तो फिर वो आपको डबल दिखाएगा। लेकिन जो पेरिफेरल रेटिना है उसमें आपके पास 30 to 40 मिनट्स तक भी अगर डिस्पैरिटी आ गई तो फिर भी वो आपको क्या करेगा, सिंगल ही दिखाएगा,
जो कि एज़ कम्पेयर टू फोविया बहुत ज़्यादा है। देखें फोविया में 6 to 10 थी, इसमें 30 to 40 मिनट्स है, लेकिन फिर भी पेरिफेरी में तो पैनम्स एरिया वाइड है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हाई डिस्पैरिटी को भी आपको सही से दिखा रहे हैं। 12 डिग्री फ्रॉम द फोविया, फोविया से 12 डिग्री तक जाने से अगर हम अवे चले जाएं 12 डिग्री फोविया से, उस पॉइंट पे 30 to 40 मिनट्स ऑफ आर्क तक क्या हो सकता है, जो डिस्पैरिटी है उसको पेरिफेरी एक्सेप्ट कर सकती है, ब्रेन एक्सेप्ट कर सकता है और आपको सिंगल दिखा सकता है। एज वी आल नो दैट 1 डिग्री 60 मिनट्स ऑफ आर्क के बराबर है, तो खुद सोचो 6 to 10 मिनट्स ऑफ आर्क तो बहुत कम डिग्री के बराबर होगा ना। तो फोविया इतना बेचारा वो है, कमज़ोर है, टॉलरेंस उसमें बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं कि it may be larger than this as moving random dot histograms have shown fusion of disparity of 2 to 3 degree। आप कह रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम को अपनी आइज़ के क्लोज लेकर चले जाएं, तो फोविया की डिस्पैरिटी जो है, फोविया जो इमेज की डिस्पैरिटी है वो टॉलरेट ज़्यादा करेगा, ठीक है। पहले तो हम कह रहे थे 1 डिग्री से कम के लिए भी वो डिस्पैरिटी शो नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम कह रहे हैं 2 to 3 डिग्री तक वो डिस्पैरिटी अगर हो तो वो उसमें भी वो फोविया क्या है उसको फ्यूज़ कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब इसको समझते इस तरह, रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम का तो पता होगा कि डिफरेंट रैंडम डॉट जो हैं वो प्लेस हुए हुए होते हैं, एक इमेज बनाई हुई होती है। अब उसको स्किल लैब में जाके ये देख लें रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम्स वगैरह, ठीक है, उसको उठाएं और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, रीडिंग डिस्टेंस पे पकड़ें, तो आपको उसमें डिस्पैरिटी दिखाई देगी, ठीक है। आपको जो इमेजेस हैं वो सारी डबल डबल दिखाई दे रही हैं। फिर आपने उसको अपनी आइज़ के लिए स्लोली करीब ले आया, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि वो जो डबल इमेज है वो आपको सिंगल दिखाई देगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो इमेजेस की डिस्पैरिटी थी उसको फोविया ने क्या कर लिया, टॉलरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो मूविंग, किसी चीज़ को मूव करे ना, जो डायनामिक स्टिमुलस होता है, उसके लिए फोविया ज़्यादा डिस्पैरिटी जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक। समझ आ रही है बात? स्टीरियोग्राम आपने उठाया, RDS रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम, उसको स्टैटिकली अपनी आई के सामने रीडिंग डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, 30 to 40 सेंटीमीटर, तो आपको वो इमेजेस जो हैं 2 दिखाई दे रही हैं, डबल दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिकली वो पड़ी हुई हैं, और स्टैटिकली कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो फोविया में इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी, इतनी टॉलरेंस नहीं होती कि उसको सिंगल करके दिखाए, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस डिस्पैरिटी को। लेकिन जब उसी इमेज को आप मूव करके अपनी आई के करीब लाने लगते हैं ना, तो वो डायनामिक स्टिमुलस हो जाता है फोविया के लिए। और फोविया में ये एबिलिटी है कि अगर कोई चीज़ मूविंग फॉर्म में है या फिर वो क्या कर रही है, डायनामिकली मूव कर रही है, स्टिमुलस दे रही है, तो अब फोविया की एबिलिटी जो है टॉलरेट करने की डिस्पैरिटी को वो ज़्यादा हो जाती है। कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो हैं की जा रही हैं। तो फोविया की जो टॉलरेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और जो पेरिफेरल रेटिना की टॉलरेंस होती है डिस्पैरिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मूव करना स्टार्ट कर लें तो फिर फोविया की डिस्पैरिटी भी किसी हद तक 2 से 3 डिग्री तक ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और डेप्थ परसेप्शन वगैरह आपको मिल जाती है, ठीक हो गया। तो बस ये 2 बातें याद रख लें। और फिर क्या कहते हैं कि वही एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बताई कि फिंगर अपनी जो है ना आई के आगे रख लें, वो सारा कुछ वो भी आप कर सकते हैं। और रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम के बारे में बता रही थी ना कि ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्पैरिटी को भी फ्यूज़ कर लेता है अगर आपके पास क्या हो, रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम हो और आप उसको मूव कर रहे हों, ठीक है। और रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम के बारे में मैंने बता दिया कि ये एक इमेज होती है जो कि रैंडम डॉट से बनी हुई होती है, और किस लिए यूज़ होती है, स्टीरियोप्सिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। बाइनोकुलर डिस्पैरिटी जो डेप्थ परसेप्शन है, जो बाइनोकुलर डिस्पैरिटी है उसको क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है उसको।
इसमें जब हम इसको देखते हैं ना दोनों आई से, तो इसमें कोई हिडन शेप होगी, 3D शेप होगी या फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो वो बाइनोकुलर स्पेरिटी की वजह से या शो हो जाएगा, या फिर डबल जो इमेज होंगी दो वो एक नज़र आने लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बता रहे हैं। तो डिस्पैरिटी अगर 2 से 3 डिग्री तक भी हो, तो फिर अगर आप मूव कर रहे हैं और रैंडम डॉट हिस्टोग्राम है आपके पास, तो वो आपका ब्रेन जो है वो फ्यूज़ कर सकेगा। तो हमें इससे क्या पता चला है कि ब्रेन जो है वो मोशन को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर लेता है और लार्ज डिस्पैरिटीज़ को भी फ्यूज़ कर लेता है। और जो डायनेमिक मूविंग स्टिमुलस होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक इमेजेस या फिर ऑब्जेक्ट या फिर स्टिमुलस, उसको ब्रेन ज़्यादा जो है क्या करता है, टॉलरेट करता है। और रैंडम डॉट पैटर्न्स जो हैं वो भी हायर लेवल विजुअल प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मल लिमिट से, जो नॉर्मल लिमिट है ना उसको भी फिर वो एक्सीड कर लेता है, उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर लेता है ना फ्यूजन को। ठीक हो गया, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे ये लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो आगे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किधर गया, कि ये इंक्रीज़ क्यों होता है पैनम एरिया जो है, और ये जो टॉलरेंस है ये इंक्रीज़ क्यों होती है जब हम मूव करें सेंटर से पेरिफेरी में। तो ये इस वजह से होती है कि फोविया में जस्ट कॉन्स मौजूद हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो उसका डिफरेंस है वो मौजूद होता है। जो पेरिफेरी में रोड्स एंड कॉन्स होते हैं उनका कुछ अलग से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है, जबकि फोविया में जो कॉन्स मौजूद होते हैं उसकी अलग से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। इस डिफरेंस की वजह से ये सारी जो ऊपर चीज़ें हो रही हैं होती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि पैनम्स एरिया जो है सेंटर से पेरिफेरी में जब जा रहे होते हैं तो वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही होती है जिसको रिसेप्टिव फील्ड्स बोलते हैं। रिसेप्टिव फील्ड्स आपकी आई के अंदर मौजूद रेटिनल एरियाज जिसमें लाइट आके और आपके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी पैनम्स एरिया इंक्रीज़ होगा पेरिफेरी में, तो रिसेप्टिव फील्ड्स भी इंक्रीज़ होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिसेप्टिव फील्ड फोविया में जो है वो स्मॉल होती है और पेरिफेरी में जो है वो क्या होती है, लार्ज होती है, सिमिलर टू दैट पैनम एरिया। और हमारे पास जो फोविया वहाँ पर जब रिसेप्टिव फील्ड स्मॉल है तो वो ज़्यादा आपके पास जो डिटेल विजन है उसको अलाउ करेगी, जबकि पेरिफेरी में अगर रिसेप्टिव फील्ड अगर लार्ज है तो वो आपको क्या करेगी, विजुअल फील्ड का ब्रॉडर एरिया जो है दिखाएगी, लेकिन प्रिसिशन ज़ाहिरी बात है उसमें प्रिसिशन जो है वो कम होगी। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं कि लार्ज रिसेप्टिव फील्ड अगर होगी तो वो ब्रॉडर एरिया को प्रोसेस करेगी और ब्रेन को ज़्यादा अलाउ करेगी कि वो लार्जर डिस्पैरिटीज़ को फ्यूज़ करे, सेम लाइक पैनम्स एरिया। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये हमारे पास किस लिए ज़रूरी है, बाइनोकुलर सिंगल विजन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, ताकि जो स्मॉल मिस अलाइनमेंट्स हो रही हैं उसके बावजूद ये आपको क्या दें, सिंगल विजन दें। और जो डिप्लोपिया है जो कि सेंट्रल विजन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल विजन, उसकी यही वजह है क्योंकि सेंटर में पैनम्स एरिया कम होता है, रिसेप्टिव फील्ड कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिप्लोपिया के चांसेस हैं वो सेंटर में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरी। में ये बता रहे हैं लास्ट लाइन में कि जितने ज़्यादा आपके पास यहाँ पे बता रहे हैं ना कि सबसे पहले कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, मोटर स्किल्स, परफॉर्मेंस विद मोटर स्किल्स, जो मोटर स्किल्स के साथ परफॉर्मेंस आप कर रहे होते हैं वो रिलेटेड होती है लेवल ऑफ स्टीरियो एक्विटी के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल इस लाइन में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास स्टीरियोप्सिस है तो आपके पास मतलब है लेवल ऑफ स्टीरियो एक्विटी बेस्ट है, और आप जो है आपकी जो मोटर स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और आप डेली एक्टिविटीज़, डेली जो टास्क हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर कंट्रेरी टू दिस हम देखें तो एब्सेंस ऑफ स्टीरियोप्सिस में ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी और सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ना आपके डे टू डे टास्क अच्छे से हो सकेंगे क्योंकि आपकी जो मोटर स्किल्स हैं वो ही वीक होती हैं, तो आप सही से कुछ कर नहीं पा रहे होते। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं स्टीरियो एक्विटी को, कि स्टीरियो एक्विटी किसको कह रहे होते हैं, कि एक बंदा है जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर वो
डेप्थ में मौजूद स्मॉल डिफरेंसेस को भी डिटेक्ट कर ले यूजिंग बोथ आइज, तो उसको स्टीरियो एक्विटी बोलते हैं। कोई कहे कि स्टीरियो एक्विटी क्या होती है, तो कहो कि इंसान की एबिलिटी कि वो डेप्थ में मौजूद स्मॉल डिफरेंसेस को भी क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो एक्विटी। यहाँ पर हमारे एक टीचर ने हमें एक बात बताई थी कि जो लोअर स्टीरियो एक्विटी होती है, अगर आपके पास लोअर स्टीरियो एक्विटी होगी तो आपके पास जो डेप्थ परसेप्शन है वो बेटर होगी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, अब ये सारा सिस्टम किस तरह से मोटर स्किल्स को इफ़ेक्ट करता है। जो एवरीडे टास्क होते हैं लाइक कैचिंग अ बॉल और सुई में धागा डालना और ड्राइविंग करना, गाड़ी पार्क करना, इन सब में हमें एक्यूरेट डेप्थ परसेप्शन रिक्वायर होती है। ठीक है, ये डेप्थ परसेप्शन ये होती क्या चीज़ है, बता दिया मैंने, डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में डिस्टेंस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में डिफरेंट डिस्टेंस, या फिर हमसे जो डिस्टेंस मौजूद होता है उसी को तो डेप्थ परसेप्शन बोल रहे हैं ना, तो वो कितना है, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है स्टीरियोप्सिस, और ये मोटर स्किल्स को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब हाँ, अगर हमारे पास स्टीरियोप्सिस एब्सेंट है तो मैंने आपको बताया कि कौन से लोगों में होती है, एम्ब्लायोपिक पेशेंट, स्ट्रैबिस्मिक पेशेंट, जिनकी मोनोकुलर विजन हो, उनमें या तो एब्सेंट होगी या फिर रिड्यूस्ड अमाउंट में मौजूद होगी। फिर वो डेप्थ परसेप्शन के लिए अपने जो मोनोकुलर क्यूज़ हैं उस पे रिलाई करते हैं कि शेडो पे, ऑब्जेक्ट की साइज़ पे, ऑब्जेक्ट की मोशन पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि उनकी जो टास्क हैं उनको उनकी प्रिसाइज जो डेप्थ जजमेंट है जो उसके लिए चाहिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो सब करना उनके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और उनकी जो एक्यूरेट मूवमेंट्स वगैरह हैं वो स्लो हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यही वजह है कि जिन लोगों की स्टीरियोप्सिस पुअर होती है तो उनको फाइन मोटर टास्क के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लास्ट लाइन में यही बता रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जो बाइनोकुलर विज़न है वो ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स के लिए, कोई सर्जरी करने के लिए, कोई डेली एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए स्टीरियोप्सिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों में जब फील हो कि लाइक स्टीरियोप्सिस है या नहीं है तो स्टीरियो एक्विटी टेस्ट करते हैं हम लोग, उनकी जो विजुअल मोटर स्किल्स की परफॉर्मेंस है ना उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं, यही रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम वगैरह से। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि उनकी स्टीरियोप्सिस किस हद तक प्रेजेंट है और किस हद तक एब्सेंट है, तो ये सारा सिस्टम हो रहा होता है। ठीक है, आज तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि एक से ज़्यादा लेक्चर प्रिपेयर कर लूँ, बट हर टॉपिक अपने अंदर एक पूरी कहानी और एक पूरी दुनिया रखता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्द अज जल्द कंप्लीट हो सके। ओके, और फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया इंशाल्लाह कल ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी थी, वो क्या बात थी कि जो पॉइंट टू पॉइंट कोरेस्पोंडेंस होती है वो भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो, पॉइंट टू एरिया रिलेशनशिप भी हो सकता है। यानी कि बाइनोकुलर सिंगल विजन में जो ब्रेन है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, इतनी भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस पॉइंट टू पॉइंट ही होगा तो सिंगल दिखाई देगी। पॉइंट टू एरिया रिलेशनशिप में भी आपको सिंगल दिखाई देता है, और पॉइंट टू एरिया रिलेशनशिप किस में होता है, पेनम्स एरिया में होता है, और रोप्टर में तो चलो सीधा सीधा हिसाब होता है तो तब सिंगल दिखाई देता है, लेकिन पेनम एरिया में ये सारा सिस्टम होता है। ठीक है, होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वो फिंगर वाला जो मैंने किस्सा किया है ना, कमेंट बॉक्स में सब बताओ कि इमेज एक आई बंद करने से आप लोगों को पोजीशन चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई, और दूसरी आई बंद करके देखने से दोबारा से पोजीशन चेंज हुई है या नहीं। मीन टू से पोजीशन एक ही बार चेंज होगी, बट एक बार आप एक आई को क्लोज करेंगे तो एक जगह पे आपको इमेज दिखाई देगी, और दूसरी बार जो है ना थोड़ी सी दूसरी जगह पे दिखाई देगी, मतलब थोड़ा और भी दूर हो जाएगी, टेम्पोरल साइड में मूव कर जाएगी अगर आप राइट आई को क्लोज करें तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ स्टीरियोप्सिस। तो स्टीरियोप्सिस बहुत ज़रूरी होती है डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।